नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि 1 साल लगभग जो है वो जेल में रहकर आए हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं जाहिद बेग साहब, और इन्होंने बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया है। कई बार कई तस्वीरें भी इनकी निकल कर सामने आती हैं, उनसे हम बात करेंगे और हर पहलू पर आज उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर जाहिद साहब आपका। धन्यवाद सर, पहला सवाल ये था आपसे कि राजनीति की जो शुरुआत है, आपने राजनीति में कदम कब रखा और आपको क्या लगा कि कब राजनीति में आपको आना चाहिए? देखिए, राजनीति की शुरुआत क्योंकि पिताजी हमारे लेबर लीडर थे, हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय महासचिव थे। जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष हुआ करते थे। चौधरी साहब के कार्यकाल से ही सक्रिय थे, नेताजी भी के जमाने से सक्रिय थे। और उसके बाद मैं भी छात्र राजनीति में आ गया था और छात्रों के मुद्दों को लेकर, लोकल मुद्दों को लेकर मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ और संघर्ष करता रहता था। और छात्र राजनीति में एक बार जेल भी मैं गया हूँ। जब ज्ञानपुरी कार्य में पढ़ता था, छात्रों की मांग को लेकर 7 दिन में जेल गया था, अनशन बैठा था और छात्र राजनीति में राजनीति रहा हूँ। आपने समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन किया? इससे पहले आपके पिताजी तो समाजवादी पार्टी में थे नहीं। समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन किया? आपको कब लगा कि समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए और किससे प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, सोशलिस्ट पार्टी के पिताजी थे। सोशलिस्ट पार्टी ललाटे राम लोहिया जी के नेतृत्व में काम किया था। नेताजी भी वहीं से निकले हैं और समाजवादी पार्टी लोग ही वहीं से निकले हैं। बीच में पार्टियां बदली टूटी, लोकदल बना, फिर जनता दल बना। जनता दल में पिताजी हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे भदोही मिर्जापुर क्षेत्र से, और मैं तभी से मैं सक्रिय था। 89 से पहले से मैं पूरी तरह राजनीति में सक्रिय था और मैं काम भी करता था। LIC का एजेंट था। LIC के एजेंट आज में 1986 में मैं LIC एजेंट किया था। अभी LIC के एजेंट हैं आप? अभी बीमा करते हैं? आज भी मैं बीमा करता हूँ, मुझे कमीशन आता है और उसी कमीशन के माध्यम से हमारा जीविका जो चलता था, परिवार चलता था। विधायकी से पहले मैं 12 में पहली बार विधायक बना, तो LIC के एजेंट के बाद में कमीशन जो आता था वही हमारी जीविका था, उसी में राजनीति करता था। कितना पैसा कमा लेते हैं LIC से? उसमें नंबर 1 से आता है, उसमें कोई कहेंगे नहीं। आज भी 6 से 7 लाख रुपया सालाना आ जाता है हमारा LIC से आता है। हमारे परिवार में पिताजी सांसद थे, किसी के पास लाइसेंसी बंदूक नहीं है। कोई एक दूर अलग से कोई जमीन नहीं था पिताजी के पास, और हम लोग समान परिवार के लोग हैं और समान जिंदगी जीते हैं, समान तरीके रहते हैं। इसीलिए हमने आज तक खानदान में हमें लाइसेंसी बंदूक नहीं है। मैं भी समान रूप चलता हूँ। तो 2012 में आपने पहला चुनाव लड़ा था कि पहले और नहीं? पहले हम जब छात्र राजनीति से निकले हैं तो नेताजी ने, हमारे यहाँ से फूलन देवी जी संसद बनी भदोही मिर्जापुर से 94 में। तो उसके बाद चुनाव विधानसभा का हुआ। नेताजी ने 96 में हमसे औराई से विधानसभा को पहली बार लड़ाया था। औराई से मैं 200 नंबर था, रघुनाथ मिश्रा से चुनाव में हारा, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमको बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा वोट मिला और उस तभी से हम राजनीति में सक्रिय, लगातार मैं 96 से राजनीति में सक्रिय रूप से पार्टी में सक्रिय हूँ। नेताजी के जो भी आदेश होता था हम लगातार उस पर अमल करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ काम करने का मौका मिला, अखिलेश जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। माननीय अखिलेश यादव जी ने 12 में जब विधायक बना और उसके बाद सत्ता बनी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितना विकास समाज पार्टी कार्यकाल में हमारे विधानसभा में भदोही में हुआ, हम तो चैनल के माध्यम से कई बार कह भी चुके हैं कि कोई अगर दूसरा जनप्रति या दूसरी पार्टी के लोग विधायक भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने भदोही को लगभग 800 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ इसलिए कि कारपेट बेल्ट को बढ़ावा देने के लिए, बुनकर मजबूत हो, उद्योग धंधा मजबूत हो। उन्होंने भदोही से दुर्गागंज मार्ग, भदोही से बाबर 4 लेन, 2 रेलवे और ब्रिज, सबसे बड़ा काम किया उन्होंने। कारपेट 100 मार्ट बनवाया, लगभग 200 करोड़ की लागत से। उस वक्त 140 करोड़ की लागत से काम हुआ था और बहुत अच्छा मार्ट बनवाया।
ये बताइए कि पहला चुनाव हमने पूछा तो 2012 में ही लड़ा था कि उससे पहले लड़ चुके थे पहले? नहीं, 96 में 96 96 में कहीं किस चीज़ का चुनाव लड़ा था आपने? विधानसभा का, विधान- सपा से। सपा से ही लड़ा सपा था। से लड़ा था। तो कितने साल हो गए समाजवादी पार्टी में आपको ज्वाइन किए हुए? देखिए, हम तो समाजवादी तो शुरू से थे। हम्म। और जब जनता दल टूटी तो उस वक्त बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पिताजी हमारे जब चंद्रशेखर जी अलग हुए बीपी सिंह साथ थे। और नेताजी से मुलाकात फिर जब अलग हुए इस जनता दल से नेताजी, मैसूर में नेताजी से मुलाकात हमारे पिताजी से हुई। नेताजी ने कहा 2004 में जब नेताजी भदोही जिला बना जा रहे थे तो कहा कि आपने मांग किया था कि भदोही जिला बनाने के लिए, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ, आओ साथ में आओ। तो उस दिन पार्टी में तो जब नेताजी आए थे भदोही जिला बनाने के लिए 30 जून 1994 में, तो भदोही जिला बना और तभी से हम लोग समाज पार्टी में शामिल हुए। पहला चुनाव 2012 में जीता आपने। जी उससे पहले क्या कोई छोटे चुनाव भी लड़े थे आप? नहीं, कभी नहीं रहा। कभी नहीं लड़े। दूसरी बार आप विधायक बने हैं। नहीं, सॉरी, एक बार हम माफी चाहता हूँ, सभा सप्ताह चुनाव में लड़ा था। अपने खरेली बहनोई थे हमारे, रशीद खान साहब हमारा कारपेट के मरहूम अच्छे आदमी थे, उससे मैं उनसे मैं लड़ा था। और सिर्फ बड़े आदमी थे, पिताजी नहीं चाहते थे हम चुनाव लड़े, लेकिन हम चुनाव लड़े, सब लोग खिलाफ थे। 7 वोट से मैं चुनाव हारा था। 7 वोट से हारे थे, सभासदी का चुनाव हारे थे। अच्छा, अभी जब दोबारा अभी सरकार जो है जो बनी है उसके बाद फिर आपको जेल भी जाना पड़ा। कितने दिन जेल रहे आप लोग? 317 दिन 317 दिन मैं जेल में था। और अब जेल क्यों गया उसके बारे में चैनल ने बताया भी, और उस पर मैं अभी बोलना भी नहीं चाहता हूँ कि न्यायालय में मामला है, न्यायालय में चल रहा है। लेकिन उस वक्त हमको तब तकलीफ हुई, भाई ठीक है, एफआईआर पुलिस ने कराया था, उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप में किसी ने हमारे खिलाफ एफआईआर नहीं कराया, एफआईआर पुलिस ने कराया था। एफआईआर होने के बाद हर आदमी कोर्ट में सरेंडर करता है, लेकिन जब मैं कोर्ट में सरेंडर करने गया, जो व्यवहार वहाँ पे हमारे साथ किया गया, एसपी के अलावा एडिशनल एसपी, सीईओ, कई कोतवाल पूरे कचहरी को घेरे हुए थे। क्योंकि मुझे जानकारी हो गई थी, हम दाढ़ी बनवा के गए थे, कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट पहन के गए थे, और वकीलों ने हमारा बहुत साथ दिया। वकीलों को जैसे कई बार हमें पुलिस हमको पीटा, पटका भी, वकीलों ने खींचा भी। पुलिस तो वहाँ पे जब आप गए हाजिर होने के लिए तो भेष बदल के गए थे? हाँ, कुर्ता पैजामा नहीं पहने थे, पैंट शर्ट पहने थे। हाँ। और दाढ़ी बना दिए थे। दाढ़ी तो पहचानने में थोड़ा तो उनको टाइम लगा। हाँ। पुलिस को, और मैं अंदर कचहरी के अंदर आ गया था। लेकिन जब कचहरी के अंदर आ जाने के बाद वकील साहब ने हमारा हाथ पकड़ा, तेजबाज यादव जी ने, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के लोग तब पहचाने तो हमको खींचने लगे, तो सारे वकील इकट्ठा हो गए। वहाँ वकीलों से पटका ढकेला हुई वकीलों से। हम खींचे 2-3 जगह, पुलिस वाले हमको पटका भी, लेकिन वकीलों के वजह से कोर्ट में जाते जाते पुलिस ने हमको पटका, लेकिन वकीलों ने हमको खींचा और कोर्ट में सरेंडर किया। आज भी सीसीटीवी कोर्ट की रखी हुई है। मैं चाहता हूं कि पुलिस लोग को अगर लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसको चैनल पे देना चाहिए, जनता को दिखाना चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे थे? जब आप सरेंडर होने जा रहे थे तो ऐसा क्यों हो रहा था? वो क्या गिरफ्तारी दिखाना चाह रहे थे कि गिरफ्तार हमने किया जाहिद बेग को, कि सरेंडर नहीं हुए? अब यही बात तो हमको समझ नहीं आ रही है कि आखिर हमारे जैसे लोगों को, विधायक को जब ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा? कपड़े फट गए होंगे आपके तो? कपड़ा फटे थे, शर्ट फटा था। उसके पहले हमारे लड़के को भी जेल भर दिया गया था। पहले एफआईआर में हमारे लड़के को जेल नहीं था। जब मैं थोड़ा दिन के लिए वाइफ को, भाई जो भी हो, आपने हमारे वाइफ के खिलाफ भी एफआईआर हुआ था, हम अपनी वाइफ को सही सुरक्षित जगह रखने गए थे, 2-4 दिन तो लगेगा ना। अब मनसा में पुलिस समझ गया था। उस दरमियान हमारे लड़के को भी बैठाया रखा। 3 दिन बाद जब ऊपर प्रेशर हुआ, उनको भी नाम बढ़ा के जेल भेज दिया गया। वो भी 9 महीना लगभग जेल में था। वकील है लड़का हमारा, और कोई भी मुकदमा नहीं था, कोई नहीं है। लेकिन अभी उसकी शादी भी 1 साल भर नहीं हुआ था।
उस जेल में था तो उसकी बीवी को उसकी बीवी को लड़का पैदा हुआ ऑपरेशन से, उस दरमियान वो जेल में था। तो 4 महीने के बाद मैंने अपने पोती को देखा, कोर्ट में जाकर हमारी बहू लेके आई थी। हमारी बिटिया को भी ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ था, उस दरमियान हो सकता है हमारी बेटी को जेल भेज देते अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो लड़की पैदा नहीं होती। ये मानसिकता थी पुलिस की। हमें समझ में आया आखिर ऐसा क्यों किया गया। न मैं अपराधी हूँ, न हमारे खिलाफ एक मुकदमा था। तो हमारा काम यही था विधानसभा में अपनी क्षेत्र की आवाज़, जनता की आवाज़, क्षेत्र की समस्या मैं उठाने का काम करता था। तो प्रशासन इतना खिलाफ आखिर क्यों हो गया आपके? आपको ये बात कहीं से समझ में नहीं आई कि आखिर क्यों एकदम से कप्तान और वहाँ का ज़िला प्रशासन एकदम टूट पड़ा आपके ऊपर, उठाए लिए जा रहा था? क्या मंशा कुछ और थी? आपने बीच में कहा था कि शायद वकील न होते तो इनकाउंटर हो गया होता आपका। नहीं, हमारा लड़का वकील था, चैनल के माध्यम से मैं जेल में था तो आ रहा था इनकाउंटर तो मैं बाहर था तो क्या मंशा थी ऊपर कहना मुश्किल है। चैनल के माध्यम से आ रहा था इनकाउंटर हो जाएगा, इनके विधायक के कोई विधायक नहीं उठेगा इसी डर से। तो ये पुलिस वाले ही बता पाएंगे कि क्यों इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। डर लगा था आपको? देखिए, मैं जिस परिवार से हूँ, जिस बाप का बेटा हूँ, हमारे पिताजी हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे और जिस नेता के शागिर्द में, माननीय नेताजी के शागिर्द में काम किया हूँ, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। डर तो हमारे कभी न था, न है और न रहेगा। संघर्ष हम लोगों ने हमेशा किया है, पिताजी से लेके समाज पार्टी से लेके कई मुद्दों पे हमने। हमारे यहाँ 36 पुलिस कमी को जब धनंजय सिंह के मामले में 4 नौजवानों की हत्या इनकाउंटर कर दिया था पुलिस ने, तब भी मैंने उठाया था। 36 पुलिस कमी को FIR हुआ। तो इसलिए हम कभी, चूँकि हम अपराधी नहीं हैं, हम तो सामान्य लोग हैं। डर उसको लगता है जिसका माल हो, ठीका पट्टा चलता हो, बड़े बड़े बंगले हों, ज़मीन कब्जा किए हों, बड़े बड़े गाड़ियों चलते हो। हम तो सामान्य आदमी, एक गाड़ी हमारे पास है, वो भी बैंक से लिए हुए हैं, साइकिल चलने वाले लोग हैं, 2 पुरानी मोटरसाइकिल है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं। इसलिए डर की बात न है, न थी और न आगे रहेगी। हाँ, देखा कि जेल से छूटते ही साथ फिर आपने दहाड़ना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ विपक्ष होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। सरकार का विपक्ष आईना होता है, इसको सत्ता पक्ष के लोगों को समझना चाहिए कि विपक्ष के आईना न रहे तो अधिकारी उनको सही बात बताएंगे नहीं, उसको निभाना हमारा काम है। हाँ, जरूर इस बात का थोड़ा सा दुख हुआ कि विधायक हैं हम लोग, नेता सदन हम लोग के संरक्षक हैं। विधानसभा के अंदर नेता विरोधी दल भी संरक्षक होते हैं, अध्यक्ष संरक्षक होते हैं। कोई अगर मामला हुआ तो हम एक बार जांच करा देनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन कोई भी विधायक हो, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, तो कम से कम एक बार सही जांच कराने के बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, मौजूदा समय की जो राजनीति चल रही है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो जिस जमाने से मैं राजनीति कर रहा हूँ और उस वक्त तो बदले की भावना थी नहीं, न जात था न धर्म था। आज भी मैं जो राजनीति करता हूँ पिताजी के ज़माने से, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, ये भावना कभी हमारे परिवार में न था, न है, न रहेगा। और आज की राजनीति बदल गई है। आज की राजनीति आप अपनी बात रख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, व्यक्तिगत लोग दुश्मन मान लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात करने का। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है। 10 साल हो गए सत्ता से बेदखल हुए आप लोगों को, 27 में क्या लग रहा है? देखिए, 10 साल होने वाले हैं। 27 में जनता तरह तरह में है। जनता के भी जो आम आदमी, हम तो जेल में भी थे, जेल में देखा, जो किसान को खाद नहीं मिल रही है, जगह जगह लाठियाँ चल रही हैं। कानून व्यवस्था की हालत जो है वो छिपा नहीं है किसी से। जब हर दिन हर जिले में
कोई ना कोई घटना घट जाती है। तो अगर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, तो जो रोज हर रोज घटना घट जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बस से बदतर है लाइन आर्डर। और इसके पीछे सत्ता पक्ष के लोग अहंकार में चूर हैं और कानून व्यवस्था उनके वजह से बस से बदतर ज़्यादा होती जा रही है। बिजली की व्यवस्था जो हाल है किसी से बात नहीं है। स्वास्थ्य माननीय उच्च न्यायालय के बार बार कहने के बाद भी एक मामले में, इलाहाबाद के मामले में भी अभी तक वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाई। हमारे यहाँ जब मैं विधायक था, 100 तरीके का अस्पताल हमने भदोई में बनवाया था, ब्लॉक में भी 50 तरीके का भदोई ब्लॉक में था, 50 तरीके का सुरजाओं ब्लॉक में था, और एक अस्पताल जो बना था आज भी पूर्ण रूप से अभी चालू नहीं हुआ, 5 साल बीत गए। तो 27 में सरकार बना रहे हैं, ये कहना है। जनता बना रही है। जनता बना रही सरकार। जनता के अंदर बदलाव एकदम बैठ गया है, क्योंकि अभी जनता बहुत तेज नहीं बोल रही है। अच्छा, जेल की बात आप कर रहे थे। जेल में जो पहले 7 दिन कभी आंदोलन के टाइम गए होंगे और अब गए 300 दिन से ज्यादा, तो क्या रहा जेल के अंदर, कैसा क्या रहा? जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जेल के अंदर सबसे ये दिक्कत ये है कि हम लोग विधायक हैं, अंदर जो है सुबह उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन जो एलआईओ लगा दी जाती है जनता जनप्रतिनिधियों से के लिए, सिर्फ परिवार से 5 लोग मिल सकते हैं। प्रतिबंध लगा दिया जाता है मिलना, जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। जनता ने मुझे विधायक बनाया है, जो विधायक हो, तो कम से कम क्षेत्र की समस्या रहती है, कोई सजा नहीं होती। जब तक कोई सजा नहीं हो विधायक रहता है। विधायक को जनता के मामले में उनकी समस्या के, जनता की समस्या के निदान करने के लिए लोगों से मिलने देना चाहिए। और एक चीज़ और हमने देखा जेल के अंदर, चाहे एमपी हो चाहे विधायक हो, किसी पार्टी का हो, जेलर के सामने आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, स्टूल पर नहीं बैठ सकते। आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, एमपी हैं, आप खड़े रहकर बात करते हैं। ये चीज़ ठीक है, व्यवस्था, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो आप भी जेलर के सामने हाथ बांधे खड़े रहे? बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है। हम कहीं जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक एमपी, जेल में उनको जेलर के सामने या निरीक्षक के सामने। क्या जनप्रतिनिधियों को कोई अलग से सुविधा का प्राविधान है जेल में? देखिए, हमको तो सुविधा के न था, न मैंने अपेक्षा किया। मैं अपना कपड़ा खुद कचारता था, बंदी मांगते थे भी हमसे, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जो खाना हम कैदियों को था, वो खाना मैं खाता था। तो उनका दर्द भी महसूस होता था कि उनको जो खाना मिल रही है, तो महसूस होता था कि जेल के अंदर कैसा चीज़ मिल रहा है। आम कैदियों को मुझे रखा गया था, अब मुझे उसकी पीड़ा भी नहीं थी। मैं तो मान चल रहा था कि मुझे जेल में रहना है और संघर्ष करना है, इसलिए मुझे कोई। क्या मन में ख्यालात आ रहे थे कि जेल में कब तक रहना है, क्या सोचा था आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात अंदर से था कि हमारे वाइफ को एंटी बिल मिल जाए बाहर से, क्योंकि महिला है, तो हेल्थी है, आने जाने में दिक्कत होती है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनको एंटी बिल मिल गया, बाहर से उनकी जमानत हो गई। ये हमारी पीड़ा थी। बाकी भाई ख्वाहिश तो हर आदमी को रहती है कि जल्दी निकल जाए, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, कितने दिन का मन बना के गए थे कि इतने दिन रहना है? एक मन बना लेता है ना आदमी कि अभी निकलना है, कि बाद में निकलना है, कि चुनाव के टाइम निकलना है, कि चुनाव के बाद निकलना है। हम जब ज्ञानपुर जेल में लड़का हमारा एक दिन पहले भेज दिया, दूसरी दिन मैं गया हूँ, तो एक धारा हमारे ऊपर लगा दिए थे, और मानव तस्करी का। अच्छा, चाइल्ड लेबर, जबकि लड़की 28 साल की थी, मानव तस्कर लगा दिए थे। हमने लड़के से पूछा कि ये धारा कौन सी बेटा? उसने बताया, पापा ये मानव तस्कर होता है, उसमें सजा होती है उम्र कैद की। तो अंतर से थोड़ा हुआ कि देखिए क्या होता है, अलग बात है, भाई जाहिर सी बात है, अपना तो नहीं, लेकिन परिवार और लड़के को लेकर थोड़ा सा पीड़ा थी। हमको वो नहीं था, पीड़ा थी।
कि कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे। अंदर से भाई जायज़ सी बात है कि जब जेल में प्रताड़ित तो नहीं किया गया? नहीं, जेल में कोई पता नहीं किया था। जेल में मैं समान रूप से रहता भी था। जितने बंदी थे तो हमारे पास आते भी, कहते थे भी ढाई जी आप इतने समान तरीके थे, आप लोग होते थे कि मैं जितने बाहर रहता हूँ समान तरीके से, उसी तरह अंदर जेल के अंदर समान तरीके रहता। संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष जारी है, जारी रहेगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या हम चूँकि भदोही के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ कारपेट बेल्ट का काम होता है और कारपेट उद्योग 99% एक्सपोर्ट होता है। और चीज़ जो है तो दूसरे प्रदेशों में दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन कारपेट 60% अमेरिका को जाता है और अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। और सरकार ने चूँकि जिस तरह से वादा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बातें करते हैं, अगर तुरंत वेल पैकेज नहीं दिया कारपेट बेल्ट को अलग से जो निर्यातकों को और बुनकरों को मिले, नहीं तो कारपेट उद्योग समाप्त हो जाएगा, 50% समाप्त हो जाएगा, बहुत बड़ी बेरोजगारी फैल जाएगी। अच्छा, वो एक किस्सा आप एक बार आप खुद रिक्शा चला रहे थे, वहाँ की सड़कों पर देखे गए थे भदोही की, क्या कोई कि वो क्या वाकया था कि रिक्शा चालक है वो रखता लखनऊ की सड़कों में चलाया था? नहीं, रिक्शा क्यों आप रिक्शा से पहुंचे? इसलिए चलाया था कि देखिए जब कोई चीज़ आप चलाएंगे, ठेला वाले ठेला चला लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, मूची वाले को काम कोई ईटा उठा लेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि रिक्शा चालक की पीड़ा क्या है। वो जानने के लिए उस काम को करना जरूरी पड़ता है। कितनी दूर चलाए थे रिक्शा? पैंडल वाला रिक्शा सुना है कि रिक्शा वाला था उसको पीछे बैठा लिए थे और खुद रिक्शा चला के? कुछ नहीं, रिक्शा वाला तो पीछे चल रहा था, कुछ सवारी को हमने बैठा लिया था। सवारी बैठा लिया था। और कहाँ से कहाँ लेके गए थे? हम जो है ये लाल बाग से, लाल बाग से ये ले जाके हजरतगंज के आके उतारे थे। अच्छा, और उसमें पैसा जो मिला रिक्शा वाले को मैंने दिया था। पैसा कितना पैसा मिला था आपने रिक्शा का मेहनताना? क्या कहा जाए, रिक्शा वालों को बड़ी मेहनत काम होती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और था कि आपकी बाईपास सर्जरी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद आपको जेल जाना पड़ा, तो ये जो दिल का जो आपके वो हुआ था, ऑपरेशन हुआ था सीने पे, तो क्या उसका खतरा आपको महसूस नहीं था कि ये भी उभर सकती बीमारी? उसका खतरा जो है सरकार, हमारे यहाँ के डीएम भी जानते थे, एसपी भी जानती थी, और जिस तरह मुझे दौड़ाया गया कचहरी के अंदर में भागा, यही भागा, तो जाहिर सी बात अंदर से डर तो रहता ही है। और यही नहीं, और कोर्ट ने लिखा भी था, वेदांता से मैंने कराया था बाईपास सर्जरी, और कोर्ट ने लिखा कि चेकअप के लिए, मुझे कभी भी चेकअप के लिए भेजा नहीं गया था 10 महीने के अंदर। अच्छा, हाँ, जेल ने कभी भेजा नहीं। और वेदांता, उन्होंने कहा वेदांता हम नहीं भेज सकते, जो जहाँ से इलाज कराता है आदमी वही चेक पर आता है, ये नहीं होता है बाईपास सर्जरी का। तो ऊपर वाले के भरोसे लोगों की दुआ थी, प्रार्थना थी, मैं आज सबके बीच में हूँ, लेकिन कभी चेकअप के लिए भेजा नहीं था उन्होंने। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत जाहिद बेग साहब की। खैर बहुत सारी कहानियाँ हैं, अनसुनी कहानियाँ हैं, फ़िलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।